अब किस्मत अपने किस्मत इतनी अच्छी है, एंटी तो बढ़िया चल रहा। चलो आज का टॉपिक रहेगा परम्यूटेशन ग्रुप। अब ग्रुप थ्योरी में थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हुए आज का टॉपिक रहेगा इसमें परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा परम्यूटेशन ग्रुप। क्या करके कल हमने इसमें बताया, लास्ट क्लास में पढ़ा था ऑर्डर क्या होता है और किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट, और फिर ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर पढ़ा था। राइट, एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए हमने कहा क्या बोला था, अगर ए कोई एलिमेंट है ग्रुप का, एक ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए ए टू द पावर एन ई के बराबर हो जा रहा है, तो हम इस एन को यहाँ पर इस ए का ऑर्डर कह देते हैं। तो तब यहाँ पर जो एन होगा ये एन क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ ए कहलाएगा। ई का मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट, ये पिछली क्लास में पढ़ लिया। राइट, अब यहाँ से बारी आती है परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में आकर। ठीक है, क्या है करके अब अगला टॉपिक इसका आ रहा है परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है करके। परम्यूटेशन ग्रुप क्या चीज है, देखो मान लो सपोज एस इज अ फाइनाइट सेट, इसकी डेफिनेशन बनती है, फटाफट हम लोग नोट भी कर लेना। एस कोई फाइनाइट सेट है, सपोज एस इज अ फाइनाइट सेट, देन अ वन वन ऑन टू मैपिंग, then a one one onto mapping on S वन वन ऑन टू मैपिंग मतलब क्या, वन वन मैपिंग ऑन टू इटसेल्फ, खुद का हो गया किसान। तो एक ऐसी मैपिंग जो वन वन भी होगी और ऑन टू भी होगी खुद में, ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n, ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n, इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n cube if number of elements are n। अगर उसमें नंबर मतलब फाइनाइट सेट है जिसमें n एलिमेंट है, तो तब और वो n के n एलिमेंट s के साथ आपस में वन वन ऑन टू मैपिंग बना रहे हैं, तो तब आप इसे क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं डिग्री n का। ठीक है, n डिग्री का हम इसे परम्यूटेशन बोलते हैं। मतलब परम्यूटेशन के जितने भी एलिमेंट हैं परम्यूटेशन ग्रुप में वो सब वन वन ऑन टू मैपिंग बनाएंगे आपस में। ठीक है, ये इसकी कहानी है, वो सब वन वन ऑन टू मैपिंग बना रहे होंगे। ठीक है, वन वन का मतलब हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो जाती है। ऑन टू क्या होता है कि बाद वाले एलिमेंट जो दूसरा सेट होता है उसके सारे एलिमेंट पहले सेट के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेशन में होंगे, मैपिंग बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये ऑन टू मैपिंग हो जाती है, वन वन ऑन टू मैपिंग हो जाती है इस तरह मैपिंग। अब इसमें इसको इसका सिंबल क्या होता है, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ध्यान ये देखिएगा। इसमें मान लिया ऐसी कुछ कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है, जैसे ऐसी कुछ कोई सेट है A1 A2 A3 सो ऑन AN, इस तरह से है। तो इसका जो परम्यूटेशन ग्रुप बनेगा वो किस तरह से बनेगा, देखो परम्यूटेशन ग्रुप क्या बनेगा, A1 A2 A3, कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं AN। अब इनसे रिलेटेड इसी सेट के कुछ एलिमेंट होंगे जिनको हम B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN नाम देते हैं। ये कहीं बाहर से नहीं लिए गए हैं, एस के अंदर ही होंगे, समझ गए आप। हो सकता है A1 की मैपिंग A3 से बन रही है, तो हम यहाँ पर A3 को B1 कह रहे हैं, समझ गए। उस सेट के पहले सेट में मान लिया A1 से लेके AN तक के एलिमेंट है, तो ये A1 से AN तक के एलिमेंट A1 से AN तक के ही एलिमेंट के साथ वन वन ऑन टू बना रहे हैं। अब हो सकता है A1 की मैपिंग किसी A3 के साथ हुई हो, तो हमने यहाँ इसे A3 नहीं लिखा, हमें पता थोड़ी है, तो हमने उसको B1 मान लिया, समझ गए। ये B1 B2 B3 कहीं बाहर से नहीं आए हैं, इसी सेट S के ही एलिमेंट हैं जिनको किसी को B1 से रिप्रेजेंट कर दिया, किसी को B2 से रिप्रेजेंट कर दिया, वही n एलिमेंट है आपस में। ठीक है, मान लिया A1 की मैपिंग A3 से हो रही हो, A2 की मैपिंग पता लगा A1 से हो रही है, A3 की मैपिंग यहाँ पता लगा A6 से हो रही है, तो हमने इसे B1 बोल दिया।
इसे B2 बोल दिया, A6 वाले को B3 बोल दिया, ऐसे करते करते Bn तक, क्योंकि n एलिमेंट है उनकी n मैपिंग बना दी जाए। ठीक है, तो ये है आपका एक परम्यूटेशन ग्रुप, और इसे बेसिकली F करके रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए मेरी बात को? क्या करके, तो ये आपका एक परम्यूटेशन ग्रुप है जिसे आपने F करके रिप्रेजेंट कर रखा है। एक मत मारना। ये है आपका एक परम्यूटेशन, ठीक है। A1 A2 A3 A4 A B1 B2 B3 and so on Bn। बात आगे समझ में? तो अब ये देखो, ये पूरे जितने एलिमेंट ऊपर है उतने नीचे भी होने चाहिए, तब तो 1 1 और ऑन टू मैपिंग बनेगी, तब तो 1 1 मैपिंग बनेगी। अगर यहाँ कोई भी एलिमेंट कम हो जाता तो 1 1 मैपिंग नहीं हो पाती ना, इसलिए इसका 1 1 होना भी जरूरी है और ऑन टू होना भी जरूरी है। ऑन टू क्या है कि हर एलिमेंट की अपनी इमेज बन गई। तो ये अपना एक परम्यूटेशन ग्रुप बन गया n डिग्री का, नंबर ऑफ एलिमेंट n थे तो n डिग्री का परम्यूटेशन ग्रुप बन गया। ठीक है, फिर बारी आती है इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशन। इसमें अगला टॉपिक आता है परम्यूटेशन ग्रुप के बाद, इसकी इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशन। दो परम्यूटेशन कब इक्वल हो रहे हैं? इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशन अगला हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना। एक तो मैंने कहा कि 1 1 ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए। अगर n एलिमेंट है, n के n एलिमेंट की अपनी n इमेज बन जाएगी तो 1 1 मैपिंग हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको परम्यूटेशन ग्रुप कह रहे हैं, ठीक है। और इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये इसका ऑर्डर कहलाएगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर किसी में सपोज के लिए कोई ग्रुप इस तरह 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट लिखे हैं, केवल ऐसे लिख दिया कोई सेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन A10 आपको दे रखा है, तो बोलेगा इसके परम्यूटेशन का मतलब ऑर्डर क्या है, ये परम्यूटेशन की डिग्री क्या है। परम्यूटेशन की डिग्री पूछ देगा तो परम्यूटेशन की डिग्री 10 हो जाएगी, ठीक है। इसकी परम्यूटेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास? 10 हो जाएगी। फिर बारी आती है इससे रिलेटेड इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशन। दो परम्यूटेशन कब इक्वल हो रहे हैं उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। दो परम्यूटेशन की इक्वलिटी क्या हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए एक परम्यूटेशन f लिखा जा रहा है, कुछ एलिमेंट लिखे जा रहे हैं, उसके देखिए 1 2 3 4 2 3 4 1, ये पहला परम्यूटेशन लिखा है। और दूसरा परम्यूटेशन g इक्वल टू लिखा है 2 4 3 1, और साथ में लिख दिया इसके इमेज में लिख रहे हैं 2 4 3 1, इमेज में लिख रहे हैं इसके 3 1 4 2। तो अब देखो इन दोनों में ध्यान से देखिएगा, ये जो नंबर ये एलिमेंट 1 है, 1 की इमेज इधर कितनी है? 2 है। अब जो अगला सेट जी दिया होगा उसमें जहां पर 1 होगा उसकी इमेज 2 ही होनी चाहिए, भले ऑर्डर पे कुछ भी हो। देखो यहाँ 1 ये लिखा है, 1 की इमेज 2 है, मतलब जो इमेज एफ की है वही इमेज अगर जी में भी उस एलिमेंट की अगर बनी है तो ऐसे परम्यूटेशन इक्वल हो जाते हैं। इधर 2 की इमेज 3 है, यहाँ जहां भी 2 होगा उस 2 की इमेज यहाँ भी 3 होगी। इधर 3 की इमेज 4 है, इधर 3 जहां भी होगा उसकी इमेज यहाँ भी 4 है। इधर 4 की इमेज 1 है, यहाँ भी 4 की इमेज 1 है, तो f इक्वल टू जी कहलाता है। ऐसे परम्यूटेशन इक्वल परम्यूटेशन बन जाते हैं। ऐसे परम्यूटेशन क्या बन जाते हैं? इक्वल परम्यूटेशन बन जाते हैं। यानी उनके जो इमेजेस है वो इमेजेस अगर सेम होते जा रही है तो आप इसको क्या बोलेंगे? इक्वल परम्यूटेशन बोल देते हैं, ठीक है। बात आगे समझ में? इक्वलिटी का मतलब भी क्या है, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 1 है, तो नेक्स्ट वाले में भी इसमें 1 की इमेज 2 है, तो अब अगला परम्यूटेशन में भी अगर 1 की इमेज 2 ही है तभी जाके वो इक्वल है। अगर किसी भी एलिमेंट की इमेज डिफरेंट अगर हो जाएगी तो फिर वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर परम्यूटेशन ग्रुप में जो इंपॉर्टेंट एलटी का सवाल बनेगा वो क्या बनता है? देखो, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो सकते हैं करके, ठीक है। तो इसमें लिखना अब मेरे पास एक सवाल है, वैसे तो आप इस सवाल को परम्यूटेशन वो रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर से भी आप इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। क्या करके इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या चीज है? देखिए, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है
तो उसके कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं किसी सेट में अगर n एलिमेंट है। हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर क्लास 11th में भी होता, अभी आगे पढ़ेंगे उसको। तो उसके टोटल उसमें कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। अगर n एलिमेंट है तो अरेंजमेंट कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल तरीके से n नंबर को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कई बार कोई 3 नंबर है ना ABC, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं भैया, 6 तरीके से अरेंज, 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज। मतलब ये 3 ब्लॉकों में, ये 3 अलग अलग ब्लॉक हैं, इन 3 नंबर लिखने हैं तो इस ब्लॉक को आप 3 तरीके से भर सकते हैं, A या B या C में से। इसको 2 तरीके से भर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक आ गया, फिर यहाँ आ गया, अब अकेला बचा, यहाँ भी अकेला बचा, इसे एक तरीके से भर सकते हैं। तो टोटल 3 into 2 into 1, यानी कि आप इसे 3 फैक्टोरियल कहते हैं। 3 नंबर का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल तरीके से होता है। ऐसी n नंबर का जो अरेंजमेंट होगा वो n फैक्टोरियल तरीके से होगा ना। तो यही परम्यूटेशन ग्रुप की, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके टोटल कितने परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं ग्रुप में अगर पूछेगा तो n फैक्टोरियल परम्यूटेशन बनेंगे। कितने फैक्टोरियल बनेंगे, n फैक्टोरियल। और इन n फैक्टोरियल परम्यूटेशन में से आधे जो होते हैं इवन परम्यूटेशन कहलाते हैं, आधे जो होते हैं ऑड परम्यूटेशन कहलाते हैं। इनके दो नाम होते हैं, इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, n फैक्टोरियल बाई 2 इवन परम्यूटेशन होते हैं, n फैक्टोरियल बाई 2 ऑड परम्यूटेशन के नाम से जाने जा रहे हैं। आगे इवन ऑड परम्यूटेशन भी आ जाएगा अभी, ठीक है ना। कैसे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखो, इफ देयर आर n एलिमेंट्स इन अ सेट। अब जो क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है अब वो बात कर रहे हैं। इफ देयर आर n एलिमेंट इन अ सेट, there are n elements in a set, set S, then it has total n factorial distinct permutations। तो इसके पास टोटल n फैक्टोरियल डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन। टोटल कितने परम्यूटेशन ग्रुप बन सकते हैं उसके, n फैक्टोरियल, इन विच, जिसमें n फैक्टोरियल बाई 2 आर इवन परम्यूटेशन, n factorial by 2 are even permutation, and n factorial by 2 are odd permutation, जिसमें आधे इवन परम्यूटेशन होते हैं और आधे ऑड परम्यूटेशन हो जाते हैं। अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट है तो उनमें से n फैक्टोरियल बाई 2 इवन परम्यूटेशन हो जाते, n फैक्टोरियल बाई 2 इवन परम्यूटेशन हो जाते हैं और n फैक्टोरियल बाई 2 ऑड परम्यूटेशन बनाए जाते हैं। अब टोटल परम्यूटेशन कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल। अगर किसी सेट के पास 6 एलिमेंट हैं तो परम्यूटेशन की संख्या कितनी बनेगी, 6 फैक्टोरियल। यानी कितना होता है 6 फैक्टोरियल, 720। 6 5 4 3 2 1, जितना भी आएगा मल्टीप्लाई करके कितने उसके परम्यूटेशन बनेंगे। तो उसके आधे, यानी अगर 720 हो रहे हैं तो 3 कितना आएगा, आधा, उसका आधा इवन परम्यूटेशन हो जाएगा 360 और 360 और परम्यूटेशन हो जाएंगे। ठीक है, ये सवाल। फिर बारी आती है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। चलो बात समझ में आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आया। अब अगला है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होगा, एक ऐसा परम्यूटेशन जिसकी डोमेन भी वही होगी, रेंज भी हो जाएगी, इमेज भी वही बन जाएगी। जैसे A1 की इमेज A1, B1 की इमेज B1, C1 की इमेज C1, ऐसे चलते चलते AN की इमेज AN हो जाए। तो इस परम्यूटेशन को आप आइडेंटिटी परम्यूटेशन बोलते हैं। समझिए, A1 का A1 से मैपिंग हो रही है, A2 की A2 से मैपिंग हो रही है, B1 की B1 से हो रही है, C1 की C1 से हो रही है। ऐसी या मतलब ये A1 A2 ऐसे लिख लो, इनको A1 A2 A3 करके लिख दो। नीचे A2 की A2 से हो रही, A3 की A3 से हो रही, AN की AN से हो रही। बात वही आपकी समझ में, ठीक है। मतलब जो इधर एलिमेंट है वही उसकी मैपिंग भी हो जाए, तो इसे आइडेंटिटी परम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट के टर्म में 1 2 3 सो ऑन, n एलिमेंट है तो 1 2 3 सो ऑन, ये आपका आइडेंटिटी परम्यूटेशन के नाम से जाना जाएगा। इसी को आप आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहते हैं। इधर बेस में इसमें ऐसे एफ भी लिखा जाता है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो जाता है। फिर बारी आती है प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन। आइडेंटिटी भी समझ में आया, क्या किसी जो एलिमेंट है उसकी सेम मैपिंग होगी तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहा इसको। फिर अगला टॉपिक है, ऐसी दो परम्यूटेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन।
प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन, दो परम्यूटेशन का प्रोडक्ट। जैसे एक परम्यूटेशन एफ है, एफ लिखा है आपके पास A1 A2 A3 सो ऑन AN, ऐसे लिख दिया। इसकी इमेज चल रही है B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN। दूसरा G लिख रहे हैं C1, दूसरा परम्यूटेशन चल रहा है, ऐसे बना लो B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN C1 C2 C3 सो ऑन CN, ये इनकी मैपिंग चल। तो इन दोनों का प्रोडक्ट F इंटू जी क्या बनेगा, F इंटू जी क्या बनेगा, देखो A1 की इमेज B1, इधर B1 की इमेज C1, मतलब देखो A1 की मैपिंग किससे चल रही है, B1 से चल रही है, और B1 की मैपिंग C1 से चल रही है। तो अब A1 की मैपिंग C1 से, जैसा ट्रांस उसमें नहीं करते थे आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में, A का B का C, तो A का C से मैपिंग हो जाए तो वो ट्रांजिटिव होता है ना, यहाँ वो प्रोडक्ट के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, A1 की इमेज B1 है, B1 की इमेज C1 है, तो अब इस A1 की इमेज C1 बन जाएगी, तो ये F इंटू जी कहलाएगा। A1 की इमेज क्या बनेगी C1। सेम ऐसी A2 B2 से रिलेटेड है, B2 का C2 है, तो अब A2 की मैपिंग C2, ऐसी A3 की मैपिंग C3 सो ऑन AN की मैपिंग CN, तो ये आपका F इंटू जी FG कहलाएगा। ऐसे अगर GF निकालना होता तो इसका उल्टा फिर देखना होता है कि पहले भाई यहाँ C1 की मैपिंग B1, इधर B1 की A1 होगी तो C1 की उधर A1, इस तरह से देखना होता है उसमें GF निकालने के लिए। ठीक है, मतलब पहले इधर G के एलिमेंट देखना होंगे, उसमें C1 ऊपर होना चाहिए, उसका अरेंजमेंट भी वैसे ही लिखा जाएगा पहले, राइट। अब जैसे इधर B1 C1 से है, तो आप इधर तो इधर C1 कहीं दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो आप मैपिंग इधर GF नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे B1 की C1 है तो इधर C1 की आप मैपिंग होनी चाहिए, जिससे भी C1 की मैपिंग होगी फिर B1 का उससे मैपिंग करा देंगे तो वो GF बन जाएगा। प्रोडक्ट समझ में आ गया, ये चीज तो दो परम्यूटेशन का ये प्रोडक्ट हो गया। हाँ हाँ, ऑन टू का मतलब है कि जैसे वन वन का मतलब इसकी इमेज इधर है, इसकी इमेज इधर है, इसकी इमेज इधर है, तो वन वन हो रही हर एक की, जितने एलिमेंट यहाँ है उतने एलिमेंट यहाँ भी है, तो वन वन मैपिंग बनाएंगे। इधर कोई भी ज्यादा या कम होगे तो वन वन मैपिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, मतलब कम अगर होगे तो वन वन मैपिंग नहीं हो पाएगी। अच्छा, ऑन टू के लिए क्या है, इधर अगर ज्यादा हो जाते हैं मान लिया तो ऑन टू नहीं हो पाता। ऑन टू का मतलब क्या होता है, दो सेट A और B अगर दे रखे हैं, इस सेट में आपने कुछ एलिमेंट का 1 2 3, इधर आपने कहा चलिए कुछ लिख दिया A B C D ऐसे लिख दिया, आपने कहा कि 1 की इमेज ये है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, तो ये 1 1 है, लेकिन ऑन टू नहीं है। ऑन टू का मतलब है कि यहाँ वाले सेट में, मतलब जो नीचे इमेज है वो सब के सब किसी न किसी की इमेज बनी होनी चाहिए। जो इमेज वाले एलिमेंट है वो ऊपर वाले, मतलब जो कोडोमेन वाले एलिमेंट होते हैं वो किसी न किसी की इमेज बनी होनी चाहिए। ये कोडोमेन वाला सेट होता है, वो किसी न किसी डोमेन की इमेज बनी होनी चाहिए। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कोडोमेन और नंबर ऑफ डोमेन सेम हो जाते हैं। ठीक है, तब हाँ, अगर सेम नहीं भी है तब भी देखो, अगर मैं इधर लिख दिया, मैंने 4 5 लिख दिया तो भैया ये हो गया, ये ऑन टू अभी भी है, जबकि नंबर ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन सेम नहीं है, लेकिन वन वन नहीं हो पा रहा। तो किसी भी फंक्शन के वन वन और ऑन टू एक साथ होने के लिए नंबर ऑफ डोमेन इक्वल टू नंबर ऑफ कोडोमेन होना चाहिए। समझ गए, अब ये मैनी वन हो जा रहा है, दो नंबर एक से रिलेटेड हो जा रहे हैं मैनी वन। तो वन वन ऑन टू का मतलब कि जितने नंबर ऊपर हैं उतने ही उसके नीचे भी आने चाहिए, तभी वन वन बनेगा। कोई भी उधर अगर इधर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो फिर वो वन वन नहीं बन पाएगा, मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, ऑन टू होने के लिए दूसरे ये जितने भी एलिमेंट है किसी न किसी की इमेज बनी होनी चाहिए, और बनी हुई है, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो इसी तरह के ग्रुप को परम्यूटेशन ग्रुप इसलिए कहा गया उसको, क्योंकि जितने एलिमेंट है उतनी उसकी इमेज चल रही है। एफ इंटू जी का मतलब समझ में आ गया, इंटू भी समझ में आया क्या है करके, ये दो परम्यूटेशन का मल्टीप्लाई आ गया। अब हम परम्यूटेशन ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो देखो अभी हमने कहा कि भाई एक परम्यूटेशन एफ लिखा मैंने, दूसरा जी लिखा, समझ रहे। तो जो एफ इंटू जी की अगर बात कर रहे हैं तो ये इनका जो प्रोडक्ट आ रहा होगा, परम्यूटेशन मान लो पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीएन से, ये पीएन में बिलोंग कर रहा है, ये भी पीएन में बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो ये भी कहां बिलोंग करेगा, हमेशा पीएन में बिलोंग करेगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी तभी तो सेटिस्फाई होगी। परम्यूटेशन ग्रुप कह रहे हैं ना, परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ रहे हैं आप, समझ रहे हैं, यानी ग्रुप की चार प्रॉपर्टी तो रखेगा ही रखेगा वो, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, वो इनके वो चार की चार क्वालिटी इसके पास होगी, साथ में वन वन ऑन टू मैपिंग बना रहा होगा। ठीक है, फिर बारी आती है, चलिए अगला एक इसमें आता है
अब जब हम इस परम्यूटेशन का मल्टीप्लाई, अभी हमने प्रोडक्ट पढ़ा था, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये परम्यूटेशन का जो मल्टीप्लाई होता है जनरली ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि f इंटू जी जो होता है वो g इंटू एफ के बराबर मुश्किल नहीं आता है, राइट। तो इसमें लिखना जनरल प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन, जनरल प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। परम्यूटेशन का जो जनरल प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ऐसा भी लिख सकते हैं। परम्यूटेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। जैसे f इंटू जी और g इंटू एफ करोगे तो इक्वल आएंगे, जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये लिखिए, एक परम्यूटेशन है, 3 डिग्री का परम्यूटेशन है, f इक्वल टू 1 2 3। कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का, क्योंकि एलिमेंट 3 लिखे जा रहा हूँ। नीचे है 1 3 2, ये f लिखा हुआ है और g लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3 और आगे है 2 3 1। ये f और g है। अब 4 ऑप्शन बना देगा। पहला है f इक्वल टू जी, दूसरा है f इंटू जी इक्वल टू जी इंटू एफ, तीसरा है एफ जी नॉट इक्वल टू जी है, और चौथा है नन ऑफ दीज। इनमें कौन सा सही होगा? ये एफ और जी क्वेश्चन बना, समझ गए? कौन सा सही होगा, इस तरह से क्वेश्चन बन गया अभी, राइट। तो अब f इक्वल टू जी बिल्कुल नहीं है, पहला ऑप्शन ऐसे ही हट गया। भैया 1 की इमेज 1 है तो अगले में भी 1 की इमेज 1 होनी चाहिए, अगले में 1 की इमेज 2 चल रही है। इधर 2 की 3 है तो अगले में भी 2 की 3 है, चलो ठीक है। इधर 3 की 2 है, इधर 3 की 1 है, तो इसलिए इक्वल नहीं है, पहला ऑप्शन हट गया। एफ जी इक्वल टू जी, अभी तो मैं आपको बताया था कि यार मल्टीप्लिकेशन एफ जो होते हैं वो इक्वल होते नहीं है, दूसरा ऑप्शन हट जाएगा, आप करके भी देख लो, ठीक है। अगर आप एफ जी करने की एक क्वेश्चन भी करके देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है करके। एफ इंटू जी करने की कोशिश करिए। अगर आप एफ इंटू जी करेंगे तो कितना आएगा? 1 का 1 है, फिर 1 की इमेज 2 बन रही है तो 1 की इमेज 2 बन जाएगी। इधर 2 की 3 है, फिर इधर 3 को देखेंगे, 3 की 1 है तो 2 की 1 से इमेज मैपिंग हो जाएगी। इधर देखो 3 की मैपिंग 2 है, अगले में 2 की 3 है तो 3 की 3 बन जाएगी। ये एफ जी आया। अब ऐसे ही आप जी एफ निकाल के देखो। जी एफ देखें, मतलब 1 की मैपिंग 2 है, अब उधर 2 की देखेंगे, 2 की क्या है 3, तो 1 की मैपिंग 2 थी और 2 की 3 थी, तो इसका मतलब 1 की 3 बन गई। जी एफ पहले जी का एलिमेंट देखना है, ठीक है। 2 का मैपिंग 3 से है और उधर 3 का मैपिंग 2 से है, तो 2 का 2 से हो गया। तो क्या यहाँ 2 का 1 से है, यहाँ 2 का 2 से है, इधर 1 का 2 है, इधर 1 का 3 है, तो इक्वल चल रहा है क्या? नहीं चल रहे ना, देख रहे ना। इसलिए ये इक्वल भी नहीं, इक्वल नहीं चल रही, मतलब इक्वल तो नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन हट गया। तो ऑप्शन कौन सा ही सही होगा? एफ जी नॉट इक्वल टू जी एफ वाला बनेगा, ठीक है। अब बात समझ में आ रही? इधर इधर देखो 3 का 1 है, 1 का 1 है तो 3 का 1 हो गया फिर से। तो एफ जी और जी एफ को देख लो आपस में बराबर नहीं है, एफ जी नॉट इक्वल टू जी एफ। ये 3 डिग्री का एक परम्यूटेशन लिखा था जिसमें एफ जी नॉट इक्वल टू जी एफ आया। क्लियर हो गया? ठीक है। हो गया नोट? हो गया? Okay. अब इसमें कुछ एक आध पॉइंट जो आपको ध्यान रखने होंगे, आप याद रखने वाली पॉइंट भी लिखना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और फिर से लिखो, परम्यूटेशन ग्रुप का इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ठीक है, लिखेंगे। द सेट पीएन, द सेट पीएन ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, सेट पीएन ऑफ ऑल, मतलब पीएन का मतलब एन कहीं नंबर होंगे, एन एलिमेंट होंगे, उनके अलग अलग एन फैक्टोरियल परम्यूटेशन बने होंगे, उसको सेट पीएन नाम दे दिया है, ठीक है। उसमें मतलब अलग अलग परम्यूटेशन के सेट बना रखे हैं। द सेट पीएन ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, of all permutations
ऑफ n सिंबल्स, n सिंबल मतलब n एलिमेंट चल रहे हैं, ऑफ n सिंबल्स इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n फैक्टोरियल, is a finite group of order n factorial, is a finite group of order n factorial। भैया n सिंपल है तो n फैक्टोरियल परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं, और n फैक्टोरियल परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं, तो उन n फैक्टोरियल का जो सेट होगा Pn उसका ऑर्डर n फैक्टोरियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी ग्रुप में, वो उसका ग्रुप का ऑर्डर होता है। अब मैंने एक Pn बना रखा है, इसमें मैंने अलग अलग परम्यूटेशन लिख लेंगे, एक का नाम F1 दिया, एक का नाम F2 दे दिया, ऐसे ऐसे करके करके मैंने Fn मतलब टोटली n फैक्टोरियल लिखे हैं। कितने टोटल ये n फैक्टोरियल आए हैं, तो इसका ऑर्डर भी तो n फैक्टोरियल होगा, होगा नहीं होगा? n फैक्टोरियल के बराबर अगर नंबर ऑफ परम्यूटेशन लिखे हैं इस Pn सेट में मैंने, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? n फैक्टोरियल होगा। तो इन समझ के बात को, अगर n सिंबल का कोई सेट बना रखा है, n सिंबल मतलब n एलिमेंट से कोई परम्यूटेशन सेट बना हुआ है, तो n एलिमेंट है तो n फैक्टोरियल परम्यूटेशन बनेंगे, और उन n फैक्टोरियल परम्यूटेशन को मिला के एक सेट बना दिया जा रहा है, तो उस सेट का ऑर्डर n फैक्टोरियल होगा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ है ना? उन n फैक्टोरियल परम्यूटेशन को मिला के अगर हम सेट बना रहे हैं, तो उस सेट का जो ऑर्डर होगा वो भी n फैक्टोरियल कहलाएगा। बात वही है, बट ऑर्डर के टर्म में बोल दिया गया। ठीक है? इनमें से अगर इसमें लिखो फॉर n लेस देन इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू 2 या 2 से कम होती, जो आपने n सिंबल लिखे हैं, इस n सिंबल में अगर n की वैल्यू 2 या 2 से कम हो जाए, तो इस केस में ये ग्रुप एबिलियन ग्रुप होते हैं। ये जो सेट होता परम्यूटेशन ग्रुप एबिलियन होगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि एबिलियन मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखना चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखना चाहिए। और अभी आपने देखा, आप 1 3 ऑर्डर के परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो बराबर नहीं आ रहा था, वो एबिलियन नहीं हो रहा था। समझ गए? एबिलियन होने के लिए यही शर्त है कि नंबर ऑफ एलिमेंट 2 या 2 से कम होनी चाहिए। कोई परम्यूटेशन ग्रुप एबिलियन होगा, 4 ऑप्शन देगा, n = 2, n <= 2, n <= 2, none of these, तो n <= 2 इज योर राइट आंसर। ठीक है? एबिलियन होने की शर्त है कि n की वैल्यू 2 या 2 से कम होगी, अदरवाइज इट इज नॉन एबिलियन। एबिलियन का मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। बात आ गई समझ में? तो लिखना फॉर n <= 2, इट इज द ग्रुप, दिस ग्रुप इज एबिलियन, this group is abelian, and for n is greater than for n is greater than 2, it is always non abelian। n is greater than 2, it is always non abelian। प्रतिभा मैम समझ में आ रही बात आपके? ठीक, चलिए, अगर n की वैल्यू 2 से बड़ी आ जाए तो ये ग्रुप हमेशा नॉन एबिलियन हो जाए। समझ गए बात को? मतलब 2 से बड़ा, जैसे अभी आपने देखा 1 2 3 थर्ड डिग्री का मैंने परम्यूटेशन लिखा था, फिर वो नॉन एबिलियन। ये बात आपको याद तो रखनी पड़ेगी कुछ चीजें। ठीक है? फिलहाल n 2 से बड़ा 3 नंबर के लिए मैंने प्रोडक्ट करके अभी आपको दिखाया भी था, लेकिन कुछ चीजें आप 2-4 बार इनको पढ़ेंगे ना, ये याद रहेगा। थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी आपका पढ़ने वाला सब्जेक्ट भी है ना, पढ़ने वाला, जो आपके पॉइंट बनाए जा रहे हैं, आप हर हफ्ते एक बार इसको पढ़ लेना। अभी हम जब इस किताब से बाहर निकल के कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे, दूसरे किस चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, तब भी आप हर हफ्ते एक बार इसको पढ़ लेना। पढ़ोगे तो ये पॉइंट दिमाग में रहेंगे, है ना? मतलब आप ऑप्शन देख के तभी आइडिया लगा लोगे, कि वहां पर जब ऑप्शन आएंगे तो आप आइडिया तो लगा लोगे, हाँ यार ये पढ़ा था ऐसा ही, इसका ये था कर। ठीक है? छोड़ना नहीं है इसको, मतलब ऐसी किताबें इसको छोड़ना नहीं। जो भी इसको छोड़ेगा, हम ही इसको अगर 2 साल ना पढ़ाएं बीएससी वगैरह में, तो हम किताब भूल जाएंगे। ऐसी चीजें, ठीक है? ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है, ऐसी किताब है कि अगर आप 2 साल ना पढ़ाएं तो 3 साल आप नहीं पढ़ पाएंगे। 3 साल पढ़ाने के लिए फिर आपको एक किताब पढ़नी पड़ जाएगी। क्लियर? ये चीज है, इसलिए आपने इसको हमेशा ध्यान रखना है। हर हफ्ते बाद इसको ज्यादा नहीं बनेगा, जितने भी इसके नोट्स बन रहे हैं ना, इसको लास्ट में आप एक काम करना, इसको केवल 2 पेज में इसको पूरे को समराइज कर देना। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को 2 पेज में लिख देना, और 2 पेज से ज्यादा ये किताब नहीं बनती है एलडी के एग्जाम के लिए।
केवल 2 पन्ने में पूरा ये किताब समझ जाएगी आपकी, उन पॉइंट को कभी चलते फिरते उठते बैठते कभी भी उनको पढ़ लिया, ठीक है। तो किताब बढ़िया हो जाएगी, हर सवाल इसका, एक भी सवाल इसका नहीं छूटेगा, और सवाल आना ही आना है इसका। देखो ऑर्डर से आना है, या साइक्लिक ग्रुप से आएगा, या जनरेटर से आएगा, ठीक है, या परम्यूटेशन से आएगा, यहाँ से भी आता है सवाल, इसलिए मैं टॉपिक उठा रहा हूँ, ठीक है। ये 4 ही ऐसे टॉपिक है जो अधिकतर ग्रुप थ्योरी का में से सवाल हर साल मतलब उठा लेता है कहीं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, ये परम्यूटेशन क्या सब सबसेट के साथ ही है? हाँ हाँ सबसेट जैसे ये हाँ, ग्रुप की सबसेट में, ग्रुप से बनने वाला अगला ग्रुप है परम्यूटेशन ग्रुप, जैसे n फैक्टोरियल डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन बोल रहे हैं। हाँ, n फैक्टोरियल अलग अलग परम्यूटेशन बनेगी। हाँ, तो सबसेट जैसे, हाँ हाँ, n में से n एलिमेंट के अलग अलग सबसेट है, उनको मिला के यही तो सेट तो बना रहा हूँ। हाँ, वो जो n फैक्टोरियल अलग अलग सबसेट बन रहे हैं, उनको मिला के आपका सेट बन रहा है फिर पी वही ना, उसी का डबल परम्यूटेशन कर दिया। और इसलिए उसको n फैक्टोरियल परम्यूटेशन, लेकिन लिखने का तरीका अलग है इसको ना। जनरल ग्रुप का आप एलिमेंट से लिख रहे हैं, इंटीजर के ग्रुप को आप अलग तरीके से लिख रहे हैं। यहाँ इसको रिप्रेजेंट करने का भी तो तरीका कि 1-1 मैपिंग का ध्यान रखना है, इसमें 1-1 मैपिंग होनी जरूरी है, इसमें 1-1 ऑटो मैपिंग। अगर कोई ग्रुप परम्यूटेशन होगा तो कौन से फंक्शन से रिलेटेड होगा, सवाल ऐसे भी बनेगा ना, वो बाइजेक्टिव होगा, 1-1 ऑन-टू होगा। परम्यूटेशन होने की शर्त है कि 1-1 होना चाहिए, या ऑन-टू होना चाहिए, या 1-1 ऑन-टू होना चाहिए, या कुछ इधर ऑफ दी, तो 1-1 ऑन-टू होना चाहिए। ये सवाल ऐसे भी डेफिनेशन से भी बनता है इसका सवाल। हाँ, इंटू जो ऑन टू नहीं होते मैपिंग, वो इंटू हो जाते हैं, लेकिन उसका यहाँ कोई मतलब नहीं है ना। जैसे भाई आपने 2 सेट बना रहे हो, ए और बी बना रहे हो, इधर आपने ए बी सी 3 एलिमेंट लिखे, इधर 1,2 लिखे, और इसकी मैपिंग ये है, इसकी मैपिंग ये है। भैया ए आपने छोड़ दिया, अब ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है तो इंटू हो गया। जो मैपिंग ऑन टू नहीं बनेगा वो इंटू हो जाएगा, ठीक है। जो मैपिंग ऑन टू नहीं होती वो इंटू हो जाती है, और जो 1-1 नहीं होता उसी को मैनी 1 कहते हैं फंक्शन के अंदर हम लोग, ठीक है। ये फंक्शन में पढ़ाया था मैंने। फिर बारी आती है अब आपके पास साइक्लिक परम्यूटेशन। साइक्लिक परम्यूटेशन, और एक बात और यहाँ पर और बता दूं आपको, जो आप ये सेट Pn बना रहे हैं, हम n फैक्टोरियल एलिमेंट का बना रहे हैं, मतलब ये n फैक्टोरियल एलिमेंट से जो हम परम्यूटेशन से जो हमने सेट बनाया, इसको सिमेट्रिक परम्यूटेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? सिमेट्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें लिख लो, नोट कर लो इसी के ऊपर, इसे सिमेट्रिक भी कहा जाता है, मतलब सिमेट्रिक ग्रुप भी कहलाता है, ठीक है। ये जो सेट बन रहा है आपके n फैक्टोरियल का, ये सिमेट्रिक ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, जो किसे Pn को ध्यान आया अभी, तो इसलिए ये भी बोल दे रहा हूँ, इसे सिमेट्रिक ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन भी मिलेगा ना हमको, इसे सिमेट्रिक ग्रुप के नाम से भी जाना। आगे आगे मैं इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा, आपने सुनी नहीं होंगी, थोड़ा सा जब साइक्लिक ग्रुप से आगे चलेंगे। इस सिमेट्रिक ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, इस टाइप को बोल देते हैं। अब बारी आ रही है साइक्लिक ग्रुप, हेडिंग डालना साइक्लिक ग्रुप, सॉरी साइक्लिक परम्यूटेशन, साइक्लिक परम्यूटेशन, साइक्लिक परम्यूटेशन ग्रुप। एक छोटी सी डेफिनेशन बनती है, सपोज एफ इज अ परम्यूटेशन। मान लें एफ क्या है, परम्यूटेशन है। सपोज एफ इज अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन, एफ इज अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन, of degree n, if it is possible to arrange, if it is possible to arrange it is possible to arrange m elements, if it is possible to arrange m elements of the set के of m element of the set in a row, m elements of a set in a row such that in a row such that f image of each element in a row, image of each element in the row
is the element which follow it, 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 and the image of last element is the first element. Image of last element is the first element. For example, देखो क्या बोला इसमें, अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट है, अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ इस चीज को, जो आपने डेफिनेशन लिखी, किसी सेट के पास n एलिमेंट है, उनमें से उसके n एलिमेंट, कुछ एलिमेंट ऐसे लिखे जा रहे हैं कि देखो कि जो पहला एलिमेंट है उसकी जो इमेज है, जैसे 1 की इमेज 2 है, मतलब 1 की इमेज 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4, मान लिया एलिमेंट आ रहे हैं, तो जो अगला एलिमेंट आ रहा है वो पहले वाले की इमेज ऐसे फॉलो करना चाहिए, लिखा है हर एलिमेंट अपने पहले वाले की इमेज को फॉलो करेगा। 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, अगर 4 एलिमेंट है तो 4 की इमेज फिर से 1 लिखी, और जो लास्ट एलिमेंट है उसकी इमेज फर्स्ट एलिमेंट। इसे साइक्लिक परम्यूटेशन कहते हैं। बात है समझ में? जैसे 1 2 3 4, तो 1 की इमेज 2 होनी चाहिए, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज दोबारा 1। तो ये बना एक साइकिल, समझ गए? तो इस परम्यूटेशन को आपने क्या बोल दिया? साइक्लिक परम्यूटेशन बोल दिया। इसे क्या बोल दिया हमने? साइक्लिक। 1 की 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है, और 4 की तो दोबारा 4 की फिर घूम फिर के कितनी आ जानी चाहिए? 1 आ जाए। ठीक है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आप ये देख सकते हैं। देखो एक कोई परम्यूटेशन बना रखे हैं 1 2 5 3 6 4, ऐसे एलिमेंट है। तो देखो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 2 की इमेज क्या दे रखी है? 4, 5 की 5 दे रखी है, 3 की 1 दे रखी है, 6 की 6 दे रखी है, 4 की 3 दे रखी है। एक ऐसा परम्यूटेशन दे रखा है, और मैं बोल रहा हूं कि ये साइक्लिक है, लेकिन कैसे? अब आपने उस डेफिनेशन को देखना है कि क्या जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। देखो 1 की इमेज क्या है? 2 है। अब आप देखो 2 की इमेज क्या है? 4 है। फिर 4 की इमेज क्या है? 3 है। फिर 3 की इमेज क्या है? 1 है। तो यानी कि ये साइक्लिक, कौन सा साइक्लिक बना है? इसने ऐसे बनाया है, 1 का 2 बना रखा है, 2 ने 4 बना रखा है, फिर 4 ने 3 बना रखा है, फिर घूम फिर के 3 ने 1 बना दिया। तो यानी कि एक ऐसा परम्यूटेशन है जिसकी साइकिल 1 2 4 3 है, मतलब जो उस ऑर्डर, उस क्रम को फॉलो कर रहे हैं वो उसकी साइकिल भी कहलाएगी। तो इसका साइकिल 1 2 4 3 इस क्रम में लिखेंगे, इस ऑर्डर पे लिखेंगे, समझ गए? 5 का 5 6 का 6 ये इसकी साइकिल में नहीं आएंगे, समझ गए? ये 5 का 5 6 का 6 जो लिखा जा रहा है ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट होता है। साइकिल के साथ आप आइडेंटिटी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना? तो अगर ये कोई परम्यूटेशन है, ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक का क्रम क्या है इसका? तो इसका जो साइक्लिक का ऑर्डर है वो ये है 1 2 4 3 है, और यही जो 1 2 4 3 है इसकी साइकिल के नाम से भी जानी जाती है। इसकी डिग्री मतलब, हाँ ये एन साइकिल अगर देखें तो 4 ही जो है ना, वो आइडेंटिटी में आ गई। इसकी वैसे इसकी साइकिल पूछी जाती है, साइकिल 4 है, 1 2 4 3 ऐसे, समझ गए? पता चल गया? ठीक। अब ये जो इसकी जो साइकिल है, अब चलो मतलब साइकिल परम्यूटेशन समझे। अब बारी आती है लेंथ ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन, मतलब इसी की लेंथ क्या होती है? जैसे इसमें जितने नंबर इसके साइकिल बनाएंगे वो इसकी लेंथ कहलाती है, ठीक है? तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 1 2 3 4, इसकी लेंथ 4 है।
इसमें लिखना लेंथ ऑफ दिस साइकिल इज 4, लेंथ ऑफ दिस साइकिल इज 4। नोट हो गया आप लोगों का, इस साइकिल की लेंथ कितनी है, 4 है। क्लियर हो गया। साइक्लिक परम्यूटेशन पढ़ा, उस परम्यूटेशन की साइकिल क्या होती है ये देख लिया, उसकी लेंथ क्या होती है, जितने मतलब 1 का 2, 2 का 4, 4 का 3, 3 का दोबारा 1, तो जितने एलिमेंट मिला के दोबारा 1 तक आ रहे थे वो उसकी साइकिल के नाम से जानी जा रही है। ये भी क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये इसकी, अगर इसकी लेंथ पूछा जाएगा तो इसकी लेंथ 4 है। अब ऐसे कहीं पर ऐसे लिख दिया, मान लो कोई परमिशन लिख रखा आपसे, लिखिए ABCD, ये कोई परम्यूटेशन लिखा है, इसकी लेंथ कितनी होगी, अगर साइक्लिक परम्यूटेशन है तो इसकी लेंथ क्या होगी, 4, इसकी लेंथ क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। साइकिल, अगर इसको साइक्लिक बोला जाए तो मैपिंग क्या होगी, ए का बी, बी का सी, सी का डी, डी का ए, तो ये साइक्लिक परम्यूटेशन बन गया। साइक्लिक के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे मैपिंग हो जाएगी। हाँ, डिग्री का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ उसके एलिमेंट, वो भी 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ परम्यूटेशन पूछा जाए तो 4 फैक्टोरियल बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो 4 फैक्टोरियल परम्यूटेशन मतलब आज जितनी डिग्री है उतने फैक्टोरियल उसके बन सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हुआ। अब इसमें फिर बारी आती है ट्रांसपोजिशन। अगला टॉपिक है ट्रांसपोजिशन। हटा दूं मैं इसको, नोट हो गया। फिर बारी आती है ट्रांसपोजिशन। व्हाट आता है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, जिस साइकिल की लेंथ 2 होगी उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं, जिस साइकिल की लेंथ 2 हो जाए उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। A cycle of length 2 is called transposition. एक साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो जाती है उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। नोट हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लिखा 1 1 2 3 3 2, ये एक साइकिल लिखा आपने। साइकिल कैसे लिखा, साइकिल बना कहां से रहा, इसकी साइकिल ये है 2 3 है बस। ये तो आइडेंटिटी का केस है, आइडेंटिटी को छोड़ देना है, समझ गए। 2 की 3 से मैपिंग हो रही, 3 की बाद में फिर से 2 होगी, ठीक है। तो ये क्या बन गया इसका, तो इसकी लेंथ कितनी है, 2 होगी, इसकी लेंथ कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यानी कि जिस साइकिल की लेंथ 2 होती है उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ट्रांसपोजिशन का मतलब अ साइकिल ऑफ लेंथ 2, 2 लेंथ का जो भी साइकिल होगा वो उसका ट्रांसपोजिशन कहलाएगा, ठीक है। अब फिर समझ गए बात को। अगला मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइकिल्स। हाँ आगे इधर सबको बुला लीजिएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइकिल्स, फिजिक्स वाले सबको भेजो, डील कर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइकिल्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइकिल। साइकिल का मल्टीप्लाई क्या होता है, ठीक है बच्चों। देखो, 2 साइकिल का मल्टीप्लीकेशन है, एक 1 2 3 है, अगला है 5 6 4 1, 5 6 4 1, ऐसे 2 साइकिल दे रखे बच्चों, और कहा कि इनका मल्टीप्लाई करो। साइकिल एक साइकिल ही है, दूसरी साइकिल है, मल्टीप्लाई करो। तो अब मल्टीप्लाई करने के सब कब मल्टीप्लाई करने के, इसको पहले साइक्लिक क्रम में लिख लो। 1 का मैपिंग 2, 2 की मैपिंग 3, 3 की मैपिंग 1, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें कुछ इधर 1 2 3 है, इधर 5 6 4 1, मतलब कुछ एलिमेंट इधर एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों के नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट इधर हैं उतने ही एलिमेंट इधर भी बनाने पड़ेंगे। मतलब इधर जो ऑप्शन है आपको उसको आइडेंटिटी परम्यूटेशन के फॉर्म में लिख के कंप्लीट करना पड़ेगा। तो साइकिल तो 1 2 3 के तो हमने बना दिया, इधर 4 एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं है, तो आप 4 इधर 4 को इधर इंट्रोड्यूस कराओगे,
5 इसमें है, इसमें 5 नहीं है तो 5 को 5 के साथ इंट्रोड्यूस करा दिया। इधर 6 है, इसमें 6 नहीं तो 6,6 इधर लिख दिया। तो ये पहला वाला साइकिल कंप्लीट फॉर्म में लिखा हमने मल्टीप्लाई होने के लिए। ठीक है, ऐसी सेम इधर इसका ये भी साइकिल लेगा। इसका क्या है, 5 की 6 है, 6 की 4 है, 4 का 1 है, तो 1 का फिर से 5, क्योंकि साइकिल साइकिल कंप्लीट। अब बचा क्या, इस समय क्या नहीं है, 2 और 3 नहीं है, तो 2 का 2 से मैपिंग होगी, 3 का 3 से एक्स्ट्रा अपना लिखना पड़ेगा। 2 की मैपिंग 2 से, 3 की मैपिंग 3 के साथ भी लिखनी पड़ जाएगी, क्योंकि 2 2 3 3 इसमें नहीं है, इसमें 2 और 3 नहीं है, इधर 2 और 3 है, तो 2 और 2 की मैपिंग 2, 3 की मैपिंग 3, मतलब आइडेंटिटी परम्यूटेशन के साथ इंट्रोड्यूस करके कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, समझ गए। ये पहला परम्यूटेशन था, दूसरा। अब अगर आपसे मल्टीप्लाई करने की बारी आई तो आपका 1 का 2 है, अब इधर देखो 2 का क्या है, इधर 2 की मैपिंग 2 है, तो 1 का 2 है। आखिर हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया हो, क्योंकि 1 की इमेज 2 थी, उधर 2 था ही नहीं, तो 2 की मैपिंग किससे कराओगे भाई, इसलिए 2 को आइडेंटिटी के साथ लिखना पड़ता है। आइडेंटिटी परम्यूटेशन से किसी परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वही परम्यूटेशन रह जाएगा। किसी साइकिल को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साइकिल में कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। इधर 2 की मैपिंग 3 है और इधर 3 की मैपिंग 3 है, तो 2 की 3 आ गई। इधर 3 का 1 है, उधर 1 की 5 है, तो 3 का 5 आ गया। इधर 4 का 4 है, उधर 4 का 1 है, तो 4 का 1 आया। इसमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उधर 4 था, इधर 4 नहीं था, हम इधर 4 इंट्रोड्यूस कराना पड़ा इसलिए। इधर 5 का 5 है, उधर 5 का 6 है, तो 5 का 6 के साथ मैपिंग हुई। इधर 6 का 6 है, उधर 6 का 4 है, तो 6 का 4 हो गया, तो एक कंप्लीट मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो दो साइकिल मल्टीप्लाई कैसे होते हैं भाई, जो साइकिल है ठीक है, पहले वो साइकिल बना लो, बाकी जितने एलिमेंट पहले वाले सेट में जो दूसरे वाले के नहीं है उनको आइडेंटिटी के साथ इंट्रोड्यूस करके लिखिए, तब जाके आप मल्टीप्लाई करने में कामयाब होंगे। ठीक है, तो ये आया मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 साइकिल्स। क्लियर हो गया। अब ये जो मल्टीप्लाई तुम्हारा आया, क्या ये साइक्लिक फॉर्म में है या नहीं है, अगर मैं आपसे वो क्या ये साइक्लिक फॉर्म में है या नहीं, इतना बताओ बस। ये जो मल्टीप्लिकेशन हमारा आया, क्या ये भी साइक्लिक फॉर्म में है, अगर है तो इसकी साइक्लिक क्या है। अगर साइक्लिक फॉर्म में है, ये एफ है, ये जी है, देखो सवाल क्या है, एफ दे रखा है, जी दे रखा है, ये एफ है, ये जी है, एफ जी का साइकिल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एफ जी का साइकिल क्या होगा, यानी मल्टीप्लाई करके उसका साइकिल पूछेगा, सवाल ऐसे बनेगा। ठीक है, तो पहले मैंने मल्टीप्लाई सिखाया, एफ और जी दे दिया, अब एफ जी का साइकिल पूछेगा एग्जाम में, तो एफ जी का साइकिल क्या है, ये एफ जी की लेंथ क्या है। ठीक है, और देखेंगे साइक्लिक फॉर्म में तो एफ जी की साइकिल पूछ देगा या एफ जी की लेंथ पूछेगा। एफ जी का साइकिल अगर है तो क्या है, देखो देखो 1 की इमेज क्या है, 2 है, 1, 2 की 3 है, 1, 1 के बाद 2 आया, फिर 3 की 5 है, फिर 3 के बाद 5 आया है, 3 की 5 है ना, तो फिर 3 की 5, तो अगला 5 की क्या है, 6 है, 6 की क्या है, 5 की 6 की क्या है, 4 है, और 4 का दोबारा क्या है, फिर पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 2 3 5 6 4, ये इसकी साइकिल। ये एफ है, ये जी है, तो देन साइकिल ऑफ मतलब एफ जी की साइकिल पूछेगा, साइकिल ऑफ एफ जी आपको 4, एक ये होगा, 3 ऑप्शन और होंगे, आपने इंटू करके सही ऑप्शन बस ढूंढने हैं। तो 1 2 3 5 6 4 एफ जी की साइकिल आ गई। क्लियर हुआ। ठीक है, कौन किसके साथ मैपिंग करा रहा है कैसे, वैसे आप उसकी साइकिल लिखेंगे। 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 5 है, 5 का 6 है, 6 का 4 है, 4 का दोबारा 1 है, तो 1 2 3 5 6 है 4, ये इसकी साइकिल बन गई। ठीक है, हाँ अब आ जाती है डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल, इसके बाद अगला टॉपिक है डिसजॉइंट साइकिल। समझ में आ रही है ना टॉपिक,
बहुत तेज तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ उसको, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। डिजॉइंट साइकिल तेज पढ़ाने को बाउंस पढ़ रहा करे थे आप उसको, ठीक है। डिजॉइंट साइकिल, डिजॉइंट साइकिल ऐसे दो साइकिल जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा वो डिजॉइंट हो जाएंगे, ठीक है, लिख देना। टू साइकिल्स आर सेड टू बी डिजॉइंट इफ दे हैव नो सिंबल इन कॉमन। टू साइकिल्स एफ एंड जी, कोई भी लिख दो। टू साइकिल्स आर सेड टू बी डिजॉइंट, टू साइकिल्स आर सेड टू बी डिजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन सिंबल। सिंबल मतलब एलिमेंट, कोई भी कॉमन नहीं है उनमें, कोई भी एलिमेंट। इफ दे हैव नो कॉमन सिंबल, ठीक हो गया। अगर दो साइकिल में कोई भी कॉमन सिंबल नहीं है तो आप उसको किस नाम से जानेंगे? डिजॉइंट साइकिल के नाम से। इंटरसेक्शन कुछ नहीं हुआ उनका, ठीक है, कॉमन कुछ नहीं हुआ। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, अगर कोई दो साइकिल अगर डिसजॉइंट है तो मेन इंपॉर्टेंट बात अभी आपको क्या बताया था कि यहाँ ये एफ जी कुछ तो जी एफ नहीं होता करके बताया था ना परम्यूटेशन में। लेकिन अगर दो डिसजॉइंट साइकिल अगर हो जाए तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव हो जाता है, समझ गए? दो डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है। डिसजॉइंट साइकिल होना चाहिए तभी, अदरवाइज नहीं। हाँ, तो डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है, अदरवाइज परम्यूटेशन का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव होने के लिए एक ही शर्त है कि उसके 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 जो नंबर ऑफ एलिमेंट है दो या दो से कम होने चाहिए थे। लेकिन जहां साइकिल की बात करेगा तो वहां उसका प्रोडक्ट फिर कम्यूटेटिव हो जाता है, लेकिन वो डिसजॉइंट होना चाहिए, ये उसकी शर्त है, ठीक है। अगर दो डिसजॉइंट साइकिल ये बोल दिया कि इफ एफ एंड जी आर डिसजॉइंट देन एफ जी इज कम्यूटेटिव, मतलब एफ जी ऑप्शन बना देगा आगे नीचे तीन चार, ठीक है ना। तो ये कम्यूटेटिव होगा, एफ और जी का प्रोडक्ट फिर कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पे भी नोट कर लेना, ठीक है। इफ एफ एंड जी आर टू डिसजॉइंट साइकिल में ये बात नोट करिएगा, इफ एफ एंड जी आर टू डिसजॉइंट साइकिल्स, डिसजॉइंट साइकिल्स देन एफ जी इक्वल्स टू जी एफ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू disjoint cycles is commutative, product of two disjoint cycles is commutative, ये कह सकते हैं। product of two disjoint cycle is commutative। दो disjoint है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो disjoint साइकिल का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। अगला टॉपिक, इनवर्स ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन। of cyclic permutation, inverse of cyclic permutation, inverse of cyclic permutation। सिंपल है, 1 2 3 सो ऑन एन। अगर ये साइक्लिक है तो क्या इसका मतलब 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 करते करते n की इमेज दोबारा 1 आ रही होगी। तो इसका जो इनवर्स होता है तो ये हो जाता है क्या, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। 1 से n लिखा है, अब n इससे पहले n-1 करते करते 3 2 1, ये इनवर्स हो जाता है, ठीक है। साइक्लिक परम्यूटेशन का इनवर्स मतलब लास्ट एलिमेंट को पहला लिखना है, उससे पहले वाले को सेकंड लास्ट लिखना है, सेकंड लास्ट को सेकंड लिखना है, थर्ड लास्ट को थर्ड लिखना है, फोर्थ लास्ट को फोर्थ लिखना है, ऐसे कर मतलब ऑर्डर रिवर्स करते हुए ये इनवर्स बन जाता है, ठीक है। इनवर्स ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन, अगर 1 से लेके n तक लिखे हैं, ये n से पहले n-1 आया होगा, उससे पहले n-2 आया होगा, तो इनको ऑर्डर रिवर्स कर दो तो ये इसका इनवर्स बन गया, ठीक है। तो अब इसके बाद बारी आ जाती है इसमें एक पॉइंट
अब बारी आती है इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, ठीक है। इवन परम्यूटेशन किसे बोलते हैं? अगर कोई किसी भी परम्यूटेशन को आप इवन उसके इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में अगर रिप्रेजेंट कर दोगे तो वो इवन परम्यूटेशन कहलाएगा। क्या कहा मैंने? अगर किसी परम्यूटेशन को उसके इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर दें तो वो इवन परम्यूटेशन। ट्रांसपोजिशन मतलब लेंथ 2 वाले दो दो लेंथ के प्रोडक्ट में, मतलब ये किसी भी परम्यूटेशन के अगर इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बन जाए तो वो इवन परम्यूटेशन, कैसे भी कह सकते हैं। समझ गए? इसकी छोटी सी डेफिनेशन बन जाएगी। अब परम्यूटेशन इज सेड टू बी इवन परम्यूटेशन if it can be expressed as a product of a permutation is called even permutation. A permutation is called even permutation if it can be represent product of an even number of transposition, product of even number of transposition, otherwise odd permutation। बस सिंपल सी डेफिनेशन है। इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में अगर किसी को लिख पाएंगे तो वो इवन परम्यूटेशन होगा, अदरवाइज ऑड परम्यूटेशन। मतलब जैसे किसी के अगर भाई 4 ट्रांसपोजिशन बन रहे है ना, तो उन अगर उस परम्यूटेशन के 4 ट्रांसपोजिशन, उन जो 4 ट्रांसपोजिशन बन रहे उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर वो परम्यूटेशन बनेगा तो वो इवन हो जाएगा। अगर 4 नहीं बन पाएंगे, पता लगा 3 ही बने या 5 बन गए तो वो ऑड परम्यूटेशन हो गया। समझ गए? तो यहीं पर से एक ये भी अब बात निकल के आती है कि कोई भी जैसे परम्यूटेशन होता है ना, कोई भी अगर परम्यूटेशन होता है वो हमेशा डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। किसी भी परम्यूटेशन को हम उसके डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। कोई भी परम्यूटेशन होगा, जनरल कोई परम्यूटेशन है, आप उसको अलग अलग डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। आप चाहे तो इस बात को नोट भी कर सकते हैं कि एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिसजॉइंट साइकिल्स। जो मैं कह रहा था कि आपको छोटे छोटे पॉइंट बनाने हैं अलग से करके बाद में मेरे नोट्स बनाने के बाद, ये वो यही पॉइंट है जो अब बोल रहा हूं। ठीक है, एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। क्या बोला? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुछ ऐसे 9 एलिमेंट है। एक जनरल परम्यूटेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 के नीचे मैंने ऐसे 2 लिख दिया, 2 के नीचे 3 लिख दिया, कुछ एलिमेंट बना रहे। 3 का 1 लिखा है, 4 का 4 लिखा है, ऐसे 5 के नीचे 8 लिख दिया, 6 के नीचे 6 लिख दिया, 5 का 8 6 का 6, 7 का 9 8 का 7 9 का 5 किसी का नहीं बना था, ये लिखा। ये मान लिया कोई परम्यूटेशन बना था, 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट है, वही 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट है। स्टार्टिंग में मैं जो A1 A2 A3 AN कह रहा था, नीचे B1 B2 कह रहा था ना, मैंने कहा देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। अब यहाँ नीचे देखो जिसको आप A2 कह रहे थे वो उसी को वही एलिमेंट आएगा बोला था, लेकिन B1 से रिप्रेजेंट करेंगे बोला था स्टार्टिंग में। वही 9 एलिमेंट है देखो, बट जिसको यहाँ A2 कह रहे थे हमने यहाँ वहां पर B1 से रिप्रेजेंट कर रखा था। B1 B2 B3 B4 रिप्रेजेंट अलग कर दिया था, लेकिन एलिमेंट वही होते हैं जो ऊपर है, अलग से नहीं आएगा, उसी सेट के एलिमेंट है। ये परम्यूटेशन है। अब आप इसकी डिसजॉइंट साइकिल बनाओ और उन साइकिल का अगर प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हारी यही चीज है। इसकी साइकिल आप क्या इसमें से बना सकते हो? 1 से लेकर 9 तक के एलिमेंट है, देखो
इस परम्यूटेशन देखो, एक तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, इसमें 4 की इमेज 4 है, 6 की इमेज 6 है, ये साइकिल बन रहा है आइडेंटिटी के। ये किसके साइकिल है? आइडेंटिटी परम्यूटेशन के साइकिल को ऐसे लिखते हैं, 4 का 4 है तो 4 लिख दिया, 6 का 6 है तो 6 लिख दिया। इसके अलावा देखो एक साइकिल यहां पर बनते हुए दिख रही, 2 का 3, 3 का 1, 2 3 करके दिख रही है, आपने लिख दिया 2 3। और भी बन रही कोई, कहीं पर कोई और रिपीट हो रही? किसी कोई रिपीट हो रहा देखो, 8 का मतलब अच्छा 5 का क्या है? देखो 5 का 8 है, देख रहे हैं, 8 का 7 है, ठीक है, 5 का मतलब 8 है, फिर 8 का 7 है, फिर 7 का, फिर 9 का दोबारा 5 है। देखो 5 की मैपिंग 8 से हो रही है, फिर 8 की 7 से हो रही है, तो 5 8 8 की 7 से हुई है, फिर 7 की 9 से हुई है, और फिर 9 की 5 से हो रही थी दोबारा, तो ये एक साइकिल बना। 5 1 2 3 का भी बन रहा, हाँ 1 अच्छा 1 2 3 बन रहा, सॉरी 1 भी तो है ना, तो दिखाइए पूरा, 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 1 है, पूरा 1 2 3 का बन रखा है। एक साइकिल ये बन रखा है, एक साइकिल ये बन रखी है, क्योंकि 1 रह गया था अदरवाइज। अच्छा देखो ये क्या डिसजॉइंट है? नहीं है, देखो साइकिल सब डिसजॉइंट है सब डिसजॉइंट। इनको मल्टीप्लाई करके यहीं से उठा रखे आपने, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब दोबारा यही आएंगे फिर। तो इसने क्या कहा कि कोई भी परम्यूटेशन है वो डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिसजॉइंट साइकिल। हर परम्यूटेशन को उसके डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने रखा है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा जी, सब आगे 1 से लेकर 9 तक इसमें देखो, तो इनका प्रोडक्ट यही बनना है दोबारा। अब मल्टीप्लाई भी करा के देख सकते हैं, अलग अलग मल्टीप्लाई कराना भी बता रखा है अभी आपको, ठीक है। 4 का 4 लिखना है, 6 का 6 लिखना है, इधर 1 2 3, उसमें 4 जो इसमें इस साइकिल में जो नहीं है, अपने उससे 5 का 5, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9 लिखना है, इसमें 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 लिखना, मल्टीप्लाई कराना, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट करोगे दोबारा, इसी से ये बना, तो इनका प्रोडक्ट यही तो इसलिए हर परम्यूटेशन को डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, ठीक है। ट्रांसपोजिशन में तो फिर जिसकी लेंथ 2 बनेगी, इधर ट्रांसपोजिशन में लेंथ 2 वाला एक भी नहीं, लेंथ 2 वाला कोई भी नहीं, समझ गए। इसकी लेंथ 3 बनी है, कौन सा? हाँ अब मतलब ये, हाँ ये और परम्यूटेशन है, समझ रहे, किसी की लेंथ 2 नहीं है, मतलब इवन लेंथ में तो लिखा ही नहीं आपने। अगर इवन लेंथ के प्रोडक्ट ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिख दोगे, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखोगे, तो वही इवन परम्यूटेशन कहलाएगा। तो वही अगर ट्रांसपोजिशन का ऑड नंबर, अब इसको आप ऑड भी नहीं कर सकते हैं, ये ऑड भी नहीं है, ऑड भी नहीं है, सॉरी ऑड के लिए, क्योंकि हाँ नंबर ऑफ जो ट्रांसपोजिशन बना ही नहीं है ना, ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बनेंगे तो तब आप ऑड परम्यूटेशन कहलाएगा, ठीक है। किसी परम्यूटेशन के इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखने पर इवन, अदरवाइज ऑड कहलाता है ना, समझ गए। इसका मतलब जो इवन नंबर में नहीं लिखा जा रहा ट्रांसपोजिशन, वो ऑड कहलाएगा, ठीक है। ये इवन में नहीं है, ये जनरल तरीके से लिख दिया क्योंकि इसमें ट्रांसपोजिशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। ये इसके लेकिन परम्यूटेशन इसके 9 नंबर है, 9 फैक्टोरियल बनाई जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके ट्रांसपोजिशन नहीं बनेंगे, बन सकते हैं, क्योंकि ये 9 नंबर है ना। ये तो मैंने केवल डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखा है। अगर हम परम्यूटेशन की बात करें तो इसके 9 फैक्टोरियल परम्यूटेशन बनेंगे, क्योंकि टोटल एलिमेंट कितने हैं, 9 फैक्टोरियल बनेंगे परम्यूटेशन। उसमें से उस 9 फैक्टोरियल के जो आधे होंगे ना वो ऑड होंगे और आधे इवन परम्यूटेशन बनेंगे, जरूर ट्रांसपोजिशन में बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसका ट्रांसपोजिशन नहीं बनाया जा सकता है, ट्रांसपोजिशन इसका बनाया जा सकता है, बट ये नहीं किया है ट्रांसपोजिशन, ठीक है। और कितने बनेंगे ट्रांसपोजिशन, आधे। कोई भी परम्यूटेशन है,
उसके आधे इवन परमिट, उसके जितने भी टोटल परमिटेशन बनाए जा सकते हैं उसमें से आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं। यानी कि टोटल n फैक्टोरियल बनाए जा सकते हैं, n फैक्टोरियल बाई 2 इवन परमिटेशन होते हैं और n फैक्टोरियल बाई 2 ऑड परमिटेशन। अगर इसके नंबर ऑफ इवन परमिटेशन पूछा जाएगा तो 9 फैक्टोरियल बाई 2 आएगा, क्योंकि टोटल एलिमेंट इधर 9 है। क्लियर होगी बात? ये चीज अब कोई अगर परमिटेशन है तो वो इवन और ऑड दोनों नहीं हो सकता है। अगर जैसे मान ले कोई ये परमिटेशन है, इसके इवन आधे इवन बनाए जा सकते हैं, इसमें से कहा मैंने, ये या तो इवन ही होगा या ऑड ही होगा। अब मतलब कोई परमिटेशन, अब जैसे किसी कोई एक परमिटेशन बना रखा आपने, इसके जो 9 फैक्टोरियल परमिटेशन बनेंगे ना, उनमें से उन 9 फैक्टोरियल में से कोई भी इंडिविजुअल अगर सारे परमिटेशन को देखे जाएंगे तो या तो वो इवन होंगे या ऑड होगा। जो इवन होगा वो ऑड नहीं होगा, जो ऑड होगा वो इवन नहीं होगा। ठीक है, परमिटेशन मतलब इवन और ऑड दोनों नहीं हो सकते हैं, राइट। जो इवन वाला कॉन्सेप्ट, सीधी सी बात है, किसी के 10 परमिटेशन बने तो 5 इवन है 5 ऑड है, तो ऑड वाला इवन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, ये वाली बात। परमिटेशन कैन नॉट बी बोथ इवन एंड ऑड, परमिटेशन कभी भी इवन और ऑड दोनों नहीं हो सकता है। अब इसी की इसमें एक आध बातें इवन और परमिटेशन के भी लिख लो, फिर इसको यहाँ पर आज खत्म करते हैं आज की क्लास। ठीक है, एक आध पॉइंट लिख लेना। क्या क्या लिखो? द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमिटेशन, दो ऑड परमिटेशन का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमिटेशन इज एन इवन परमिटेशन। अगर दो ऑड परमिटेशन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन परमिटेशन आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमिटेशन ये कुछ पॉइंट है जिन्हें नोट करिएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमिटेशंस इज इवन परमिटेशन। इवन परमिटेशन पहला पॉइंट। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमिटेशन प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमिटेशन इज एन इवन परमिटेशन। हाँ, वो भी इवन। दो ऑड का प्रोडक्ट भी ऑड, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमिटेशन। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमिटेशन इक्वल्स टू इवन। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड परमिटेशन प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड परमिटेशन equals to odd permutation. Even into odd equals to odd. The inverse of even permutation is even. Inverse of even permutation, even. Inverse of odd permutation, odd. Odd permutation का इनवर्स भी odd है, even permutation का इनवर्स भी odd है। आइडेंटिटी परम्यूटेशन, आइडेंटिटी परम्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन को किस परम्यूटेशन की श्रेणी में रखा गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज इवन परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन को हमेशा इवन परम्यूटेशन में रखा गया है। आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज इवन परम्यूटेशन। अगर कोई आइडेंटिटी परम्यूटेशन है इज ऑलवेज इवन परम्यूटेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडेंटिटी है उसके अगर ट्रांसपोजिशन बनाओगे तो इसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमेशा इवन परम्यूटेशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये तो ये था, ये आज का कुछ इंपॉर्टेंट मामला ये था। ठीक है,
और ये भी आपने लिख लिया था कि जो परम्यूटेशन बनते हैं n फैक्टोरियल बाई 2 इवन होता है, n फैक्टोरियल बाई 2 ऑड होता है करके लिख दिया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इस पे कल काम करेंगे, हल्का छोटा मोटा काम इसमें। कल इसको कुछ क्वेश्चन करेंगे जो टॉपिक पढ़ा है, हाँ, और कुछ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे सब ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप की ओर। ठीक है, हाँ, जो चाहोगे वो शुरू कर दीजिए, है ना। तो 11 12 के जो टॉपिक है वो भी निपटाने पड़ेंगे, छोटे बाइनोमियल है ना, टॉपिक है ना अलजेब्रा के अंदर, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर भी है, हाँ, वो सारी चीजें, हाँ हाँ। एक क्वेश्चन में सर डबल लाइनर क्वेश्चन है एनसीईआरटी। हाँ, तो एक सर्किल में 21 पॉइंट है, नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे, 21 C2 उसका आंसर है ना। अच्छा, वो पिछले बार का क्वेश्चन है जो आया था, हाँ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर क्लास 11th में पर उसका कॉम्बिनेशन है, किसी सर्किल पे अगर 21 पॉइंट है तो कितने कॉर्ड बनेंगे करके क्वेश्चन आया है, पिछली बार आया था जो 21 C2। क्यों? क्योंकि एक कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है, आपके पास 21 पॉइंट है, तो आप ऐसे कितने परसेंट छाड़ सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉर्ड निकल जाए। तो 21 में 2 पॉइंट छाड़ना है, 21 C2 आंसर उसका। ठीक है, चलो फिर बाकी का क्लास कल पढ़ते हैं। मैम अगर कहीं कोई डाउट आया होगा तो आप मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप में भी आप मेरे को इसी नंबर पर भेज देना मैम, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा जो भी ऑनलाइन देख रहा है इसको, जैसे प्रतिभा मैम। ठीक है, ओके सर, ओके।